Hello learners, welcome to your learning space. In today's video, we will discuss another chapter of BSc. BSc का next chapter हम start करने वाले हैं and the chapter is chemical bonding first. क्योंकि chemical bonding जो है अपने आप में बहुत wide टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है। दैट्स वाई इसको दो पार्ट्स में पढ़ा जाता है। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट अभी आपके सिलेबस में रखा है और नेक्स्ट टाइम फिर ये केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड करके रखते हैं। इससे जो कंटेंट है वो आपको हाफ हाफ करके पढ़ने को मिल जाता है, जो आपके लिए ईजी पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक की, और फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी किसने थी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन बाय पाउलिंग, पाउलिंग ने दी है। ठीक है, और इसने क्या कहा? इसने ये कहा, इसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। इसने किसका कॉन्सेप्ट दिया? हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं हाइब्रिडाइजेशन का हल्का सा नॉलेज आपको दे देती हूँ कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, हल्का सा आइडिया दे देती हूँ। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इजीली आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसने हाइब्रिडाइजेशन पर ही फोकस किया था। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, मैं कार्बन का एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। CH4 जैसे हमारा कार्बन है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो कार्बन है, जब आप इसके ऑर्बिटल्स देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता है 2s2 2p2 होता है। वैलेंस में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर मैं इनको ऑर्बिटल्स में दिखाऊं तो वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब होता क्या है, एट फर्स्ट यहाँ पर एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में एक्साइट होकर चले जाएगा, और रिजल्टेंट हमें इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चीज़ क्या होती है, यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड है इस तरीके से कार्बन का जो है स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पर नॉर्मली है क्या, जैसे अब यहाँ पर अगर इस फॉर्म में डायरेक्ट कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर पेयरिंग करेगा, फिर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक हाइड्रोजन इधर पेयरिंग करेगा। रिजल्टेंट हमें क्या दिखना चाहिए? रिजल्टेंट हमें ये दिखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एस एस ऑर्बिटल है और ये हमारे पी ऑर्बिटल है, तो रिजल्टेंट हमें भाई ये दिखेगा, दिखना चाहिए कि एक जो ऑर्बिटल, एक जो बॉन्ड है उसमें, उस बॉन्ड में जो कैरेक्टर है वो पी के कैरेक्टर होने चाहिए। यहाँ से आना चाहिए, मतलब 3 बॉन्ड्स में पी के कैरेक्टर होनी चाहिए। पी कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, पी कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, पी कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन के पी ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग करके बनाए गए हैं। और एक जो बॉन्ड है उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक बॉन्ड सिर्फ एस के साथ और एस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करके बना है, बाकी 3 पी के साथ बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब इसका एक्सपेरिमेंटली इनके बॉन्डों को चेक किया गया तो इन बॉन्डों में देखा गया कि सारे जो ऑर्बिटल हैं उनमें एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर सेम है। एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर सेम है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी आई। हाइब्रिडाइजेशन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ऐसा हुआ क्यों, क्यों ऐसा होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट ये जो बॉन्डिंग है ये नहीं होती है। इधर से जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं तो ये जो 4 ऑर्बिटल है, पियरिंग करने से पहले, किसी बाहर के एटम या ग्रुप के साथ पियरिंग करने से पहले खुद ही आपस में हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, खुद ही आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद ये क्या करेंगे कि चारों जो हैं, 4 ऑर्बिटल अपना सेम एनर्जी के सेम शेप के, इनकी जब आप एनर्जी देखेंगे तो सेम हो जाएगी। इनका साइज और शेप देखोगे तो वो भी सेम हो जाएगा। ठीक है, साइज और शेप भी सेम हो जाएगा। सेम एनर्जी के सेम साइज के क्या करते हैं, 4 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और इन ऑर्बिटल्स का अब नाम पड़ता है sp3, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल और 3 पी ऑर्बिटलों से इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब किसी को
एस और किसी को पी नहीं कहेंगे, अब चारों को sp3 कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रहते हैं। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के लिए ला सकते हैं। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में जाते हैं। अब ये जो सारे बॉन्ड है सब के सब sp3 बॉन्ड है, दैट्स वाई इनका कैरेक्टर, इनमें sp कैरेक्टर सेम आता है, दैट्स वाई इनकी एनर्जी सेम होती है, और दैट्स वाई इनका शेप और साइज सेम होता है इन बॉन्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है कि हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। मतलब किसी बाहर के एटम या बाहर की ग्रुप के साथ पेयरिंग से बॉन्ड बनाने से पहले जो सेंटर के एटम होते हैं, सेंटर का एटम कौन था यहाँ पे, कार्बन, वो अपने जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं के बीच में मिक्सिंग कराता है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन करवाता है, जिसके बाद हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, और वो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं वो ही आगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यही कहती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, अब हम उस पर बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमने समझ लिया है। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो हमारे प्योर sp d ऑर्बिटल है, प्योर sp&d ऑर्बिटल है, वो जो हैं लिगेंड के साथ, लिगेंड मतलब बाहर से आने वाले, जैसे हम केमिकल बॉन्डिंग में जो कंपाउंड पढ़ेंगे हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एक हमारा मेटल होगा, उसमें बाहर से वो लिगेंड के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग बना रहा होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर सेंटर एटम के, सेंटर एटम या सेंटर मेटल एटम ले लो, इनके जो प्योर sp d ऑर्बिटल है, सेंटर एटम कौन है यहाँ पे, मैग्नीशियम, इसके प्योर s ऑर्बिटल जैसे 2s 3p, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3p0। तो यहाँ पर इसके जो प्योर s ऑर्बिटल है और प्योर p ऑर्बिटल है वो जो है लिगेंड के साथ डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट ओवरलैपिंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई इस केस में जो प्योर sp d ऑर्बिटल है लिगेंड के साथ डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। एट फर्स्ट क्या होगा, एट फर्स्ट ये जो sp d ऑर्बिटल है ये आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे, इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। सेंटर मेटल एटम के जो ऑर्बिटल्स होंगे एट फर्स्ट उनका आपस में हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन उसके बाद ये जो है लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, तब जाके ये लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। तो यही वीबीटी कहती है, यही वीबीटी ने बताया है, इसीलिए वीबीटी ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। तो अब जो वीबीटी है उसके कुछ मेन पॉइंट देख लेंगे। मेन पॉइंट देखो, वीबीटी ठीक ठाक टॉपिक है खुद में ही, तो इसमें हल्का टाइम तो लगेगा। वीबीटी के मेन पॉइंट्स की बात करें, मेन पॉइंट्स ऑफ वीबीटी, वीबीटी के आप मेन पॉइंट्स की बात करेंगे तो एट फर्स्ट सबसे पहले ये क्या कहता है कि जो एटम होते हैं वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी होती है उसको रिटेन कर लेते हैं। एटम्स की बात करें तो एटम जो भी होगा, जो भी सेंटर एटम होगा या लिगेंड के भी एटम होंगे, तो वो जो अपनी इंडिविजुअलिटी है किस तरीके से होगा वो भी मैं बता दूंगी। पहले कहना क्या चाह रहा है वो देखो। इंडिविजुअलिटी, एक सेकेंड, अपनी इंडिविजुअलिटी रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। कैसे रिटेन कर लेते हैं, जब आप इनके और इन एटम्स को देखने जाओगे, जैसे मैं मैग्नीशियम MgCl2 की बात करूं तो मुझे पता है मैग्नीशियम 3s2 3p0 है, और ये 3s2 3p0 जो है यही यहीं पे हाइब्रिडाइजेशन होगा और यही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके आगे के ऑर्बिटल भी तो फुलफिल है, इसके आगे क्या है, 1s2 2s2 2p6, ये भी तो फुलफिल है, लेकिन इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है उसके इनर ऑर्बिटल्स में या लिगेंड के जो इनर ऑर्बिटल्स है उनमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ वैलेंस
के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, तो जितना भी फर्क पड़ेगा वो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स में पड़ेगा, वैलेंस ऑर्बिटल्स में पड़ेगा, लेकिन जो इनर ऑर्बिटल है वो रिटेन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो एटम है, एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में थोड़ा सा आप चेंजेस देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन जो एटम है उसकी खुद की जो इंडिविजुअलिटी है होती है वो रिटेन रहती है, क्योंकि अंदर के ऑर्बिटल वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो चाहे कॉम्प्लेक्स बन भी जाएगा तो जो एटम है उसकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी अपनी जो भी पहचान है वो रिटेन रहती है। ठीक है, इसका रीजन क्या रहता है, रीजन हम सेकंड पॉइंट में आपको साफ साफ दिखेगा। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होता है इंटरेक्शन के बाद, किसके इंटरेक्शन के बाद, एटम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो भी बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड में सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इनर जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज थर्ड पॉइंट जब आप देखेंगे तो ये कहता है कि जब बॉन्ड बनता है तो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वही अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। सिर्फ वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है हर बॉन्ड के किसी भी बॉन्ड के सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, वही अपनी आइडेंटिटी लूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ वही अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे और बाकी जो है इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो तीनों पॉइंट्स सेम ही है। पहला क्या कहता है कि इंडिविजुअलिटी रिटेन रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, अंदर के सेम रहेंगे तो रिजल्टेंट एटम की इंडिविजुअलिटी भी सेम रहेगी। और जो सेंट्रल मेटल एटम है ये भी तो यही कह रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये मेन पॉइंट थे जो आपको ध्यान में रखने हैं रिलेटेड टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर की, some of the important factor some of the important factors of this theory of this theory कौन सी थ्योरी, वीबीटी। ठीक है, तो वीबीटी के इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले तो जो पाउलिंग है इसके अकॉर्डिंग, पाउलिंग ने जो हमारा वीबीटी का कॉन्सेप्ट दिया है इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर अपने ऑर्बिटल को वेकेंट करेगा, अपने ऑर्बिटल्स को वेकेंट करता है। ठीक है, अपने ऑर्बिटल को वेकेंट करेगा, इसके बाद हमें यहाँ पर स्पेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि पाउलिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट में आकर ऑर्बिटल्स वेकेंट करता है और स्पेस का फॉर्मेशन करता है। मैं साइड में आपको बताते भी रहूँगी, एक एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे जो कि हमें हेल्प करेगी सारे पॉइंट्स को समझने में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल एक ले लेती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं FeCN6, मैंने एक कॉम्प्लेक्स ले लिया FeCN6 -4,
Fe(CN6-4). तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें सेंट्रल मेटल एटम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑर्बिटल्स वेकेंट करेगा और स्पेस बनाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इसको एक्स कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। CN के ऊपर -1 चार्ज रहता है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी। लेकिन हमारे पास कितने CN है, 6 है, तो 6 हो गया और माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल में जो यहाँ पर चार्ज है वो रहता है, तो -4 आ जाएगा। इस एक्स 6 -6 को अपोजिट साइड भेजूंगी तो मेरा +2 आ जाएगा। कैसे आएगा, 6 में से -4 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर ली। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, वो क्या है, +2। अब Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3s2 3d6 ही रहेगा। एट फर्स्ट जो नॉर्मल Fe था उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते तो 3s2 3d6 4s2 होता। लेकिन अब क्या कर दिया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गई है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हमने निकाल दिए हैं, ऑर्बिटल्स को थोड़ा सा वेकेंट कर दिया और स्पेस बना लिया है। तो पहला पॉइंट कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए हैं। तो पहले पॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको तैयार हो करते हैं आगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए और आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए विथ लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा तो फिर इसके पास 3s2 3d6 है और 4s0। तो मैं इसके ऑर्बिटल्स के अगर ऑर्बिटल बनाऊं तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन 3s में फुल हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये है, ये खाली हो गया। और 4d0 4d के जब आप देखोगे तो d के ऑर्बिटल्स में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जो पहला पॉइंट है यहाँ पर स्पेस बनाएगा और जो भी ऑर्बिटल्स वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन करवाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये मिलकर हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें जो CN है वो इन इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करके इधर भेज देगा और इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल कौन से बचेंगे, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वेकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से वेकेंट ऑर्बिटल लास्ट के 2 बच जाएंगे और ये तो सारे वेकेंट ही है। और मुझे ये पता है कि मेरे पास 6 लिगेंड है तो मुझे 6 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन के लिए 6 ऑर्बिटल तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि 6 हमारे लिगेंड आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये देखने को मिलेगा 3d6 ही था, 3d6 था। तो D2S, अरे सॉरी एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक थोड़ा सा ये हो रहा है कि यहाँ पर हम P को भूल गए, 4 के P को भूल गए और 4 का D हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर 4 का P आएगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो हमें 6 मिल गए, 2 यहाँ पर ये D है SD, ये 4 का S है और ये 4 का P है। तो मुझे D के 2 ऑर्बिटल खाली मिल गए हैं, एक S का मिल गया है और 3 P के मिल गए हैं। D2sp3 मेरा यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल जो हम पहला फैक्टर देख रहे थे उसमें हमने क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग जो उसके वैकेंट ऑर्बिटल बन रहे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करवाना है, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने देख लिया, पहला काम हमारा हो गया है। अब दूसरा फैक्टर क्या कहता है, दूसरा फैक्टर कहेगा कि
जो लीगेंड है, सेकंड फैक्टर इज, जो लीगेंड है उन लीगेंडों के पास लोन पेयर होगा, उन इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के पास लोन पेयर होगा, ठीक है। और जिस ऑर्बिटल्स में वो अपने लोन पेयर कंसिस्ट किए होंगे उनको हम सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कहेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कहेंगे। ये वो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, जो हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है ये कहता है कि जो तुम्हारा लिगेंड है, अभी तो ऊपर सेंट्रल मेटल एटम देख रहे थे ना कि सेंट्रल मेटल एटम के पास भाई उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेकेंट ऑर्बिटल होने ही चाहिए, ताकि उन ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करवा के वो बॉन्डिंग के लिए प्रिपेयर कर सके। एंड सेकेंड फैक्टर है कि जो लिगेंड है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। लिगेंड के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए लिगेंड के ऑर्बिटल्स में, जो कि सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कहलाता है, और जो आगे हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो दैट इज, ये है हमारा सेकेंड फैक्टर। नाउ बढ़ेंगे थर्ड फैक्टर की तरफ। अब हमने क्या किया है, हमें ये पता है कि हमने यहाँ पर देखो लिगेंड की बात करें तो इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा एफ ऊपर क्या चल रहा था, ऊपर हमारा चल रहा था FeCN6-4, FeCN6-4 चल रहा था। FeCN6-4 में हमें ये पता है कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो लीगेंड चूज किया है, देखो यहाँ पर भी तो CN लीगेंड है, तो CN लीगेंड जब आप देखोगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देखने को मिलेगा कार्बन के ऊपर। तो ये कह रहा है कि उस लीगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और ये सिग्मा बॉन्ड ऑफ लीगेंड में होगा, और यही आगे पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग के लिए विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या कहेगा, हमने मेटल में भी जगह बना दी और लिगेंड भी अब हमारे पास आ गया है। तो थर्ड पॉइंट हमारा कहता है, थर्ड पॉइंट इज, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि जब जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, वो लीगेंड के सिग्मा ऑर्बिटल के कांटेक्ट में आते हैं, तो इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा इस तरीके से मैं दिखा देती हूँ, ये हमारा मेटल था, मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल अभी हमने ऊपर देखे हैं, और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो वेकेंट होते हैं, वो कांटेक्ट में आते हैं लीगेंड के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जो जिसको हम सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड कहते हैं। ये भी अभी हमने देखा है, ठीक है। इन दोनों को हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। अब ये कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो वीबीटी का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, वीबीटी का थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जब जो मेटल का वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा है, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल सब कुछ दिखाया था ना ऊपर, तो मैंने सब कुछ बता दिया है। देखो ये है वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वेकेंट भी है, खाली भी है, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद आगे पार्टिसिपेट करेंगे, तो वेकेंट भी है और हाइब्रिड भी है, ठीक है। तो जब ये वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ऑफ मेटल, वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, जब ये मेटल के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, लिगेंड का सिग्मा ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड, लिगेंड के इस ऑर्बिटल को हमने क्या कहा था, क्या कहते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल। तो इसके साथ इसके कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये है थर्ड फैक्टर ऑफ ईबीटी। नेक्स्ट इज फोर्थ, क्या है, जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होगी। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, कॉम्प्लेक्स का होगा। कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें मैंने क्या बताया, जो ये FeCN6 है,
Fe6 - 4 ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किससे बनता है हमारे सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड से है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी आप ज्योमेट्री की अगर बात करोगे, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री की अगर आप बात करेंगे तो वो हमेशा डिपेंड करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर, सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम के हाइब्रिडाइजेशन पर करेगा, किस तरीके से करता है, और फिर ऊपर जो हमारे हमने ये कंपाउंड जो हम लगातार एग्जांपल में लेते हुए चल रहे हैं, फिर देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो सकती है। तो होता क्या है, मैंने क्या कहा कि जो सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है वही डिसाइड करेगा कि कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या बन रही है, ठीक है। तो मैं एक जगह हाइब्रिडाइजेशन ले लेती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी साइड हम ले लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले हमने sp हाइब्रिडाइजेशन ले लिया, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री जो है लीनियर बनेगी, लीनियर बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। देखो ये है लीनियर, इस तरीके से लीनियर होगा। sp मतलब sp का केस है, मतलब जो मेटल ml2 का केस होगा। ml2 का क्यों केस होगा, क्योंकि तभी तो दो बनेंगे। देखो दो लिगेंड है, एक s एक जगह से s का कॉन्सेप्ट आएगा, एक जगह से p का, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp तभी पॉसिबल होगा जब ml2 का केस होगा। तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री है, वो इस तरीके से बनेगी लीनियर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर ml3 होंगे तभी तो एक s दो p से sp3 का कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि बीच में हमारा मेटल रहेगा और ट्राइगोनल के शेप में, ट्राइगोनल के शेप में लिगेंड रहेंगे, इस तरीके से ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर का शेप रहता है फॉर sp2, ठीक है। देन उसके बाद sp2 का ये हो गया, फिर उस sp2 के बाद आता है हमारा sp3। sp3 की जब आप बात करोगे तो ये ml4 का केस होगा। यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है वो बनती है टेट्राहेड्रल, क्या बनती है, टेट्राहेड्रल बनती है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल बनती है तो टेट्राहेड्रल का शेप किस तरीके से होता है, बीच में हमारा मेटल होता है, एक एल ऊपर होगा क्योंकि चार एल को सेटिस्फाई करना है और सब एक जैसे डिस्टेंस पर होंगे। देखो ये जो है टेट्राहेड्रल 3D में आप इसको समझोगे तो एक ऊपर की तरफ और तीन नीचे की तरफ, इस तरीके से आप देखोगे ये एल, इन दोनों एल को अगर आप फ्रंट में मानो और इस एल को ऊपर की तरफ मानो तो ये जो एल होगा ये पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जो टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर है इसको कंसीडर करना है। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनता है, ये पीछे की तरफ है। तो ये टेट्राहेड्रल है। देन sp sp3 हो गया है। अब sp3 के बाद आता है dsp2। अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री बता दे रहे हैं कि क्या क्या होगी। dsp2 की बात करें तो dsp2 के भी तो किसका केस होगा, एक dsp2 है, dsp2 यानी कि दो p एक d एक s, यानी कि चार का ही केस है, ml4 का ही केस होगा ये भी। बट यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है dsp2 के केस में स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री जब आप देखोगे तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। स्क्वायर कह रहा है तो ये इस तरीके से एक ही प्लेन में है, आपकी बार पहले अलग अलग प्लेन में थे, दो आगे एक ऊपर एक पीछे की साइड को, लेकिन अब की बार ये सब एक ही प्लेन में है,
ठीक है। ये कब होगा? देखो Ml4 के केस में दो पॉसिबिलिटीज है, एक टेट्राहेड्रल हो सकता है, एक स्क्वायर प्लेनर। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है तो इस केस में स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। dsp2 तक हो गया था। अब नेक्स्ट है मेरा sp3d। sp3d sp3d यानी कि ml5 का केस है। ml5 के केस में यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का कैसे बनता है? बीच में हमारा m आएगा, और पहले एक जो प्लेन है नीचे का जो प्लेन बनेगा उस प्लेन में 3 L आएंगे। ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। यहाँ से ट्राइगोनल का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, ये ट्राइगोनल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है। और बाई पिरामिडल, दो ऊपर और नीचे की तरफ से पिरामिड टाइप का बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसका ज्योमेट्री में देखोगे तो इस तरीके से बनती है इसकी ज्योमेट्री। क्या हुआ? इस तरीके से आप ज्योमेट्री इसकी बनते हुए देखोगे। ये तो ट्राइगोनल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और ये पिरामिड, ये इस तरीके से पिरामिड बनाएगा ये। और इसी तरीके से नीचे वाले के साथ भी, एक पिरामिड ऊपर की तरफ से, एक पिरामिड नीचे की तरफ से, तो क्या बन गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। इन तीनों को देखो, इस एल और इस एम को एक प्लेन में, नीचे एक प्लेन में कंसीडर करो। जैसे मैं आपका फोन का प्लेन हो गया, उस प्लेन में इन तीनों को इस तरीके से साइड में कॉर्नर पे और बीच में मेटल रखो। और फिर फोन के ऊपर साइड से ये वाला लिगेंड आएगा और फोन के नीचे साइड से ये वाला लिगेंड आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ज्योमेट्री है उसको आप 3D में कंसीडर करेंगे। देन sp3d के बाद हमारा आता है d2sp3 और d2sp3 और sp3d2। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज d2sp3 या sp3d2। या अगर n-1 वाला d होगा तो आगे d आएगा, और n वाला d होगा तो पीछे d आएगा। ठीक है, इसका में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? 6 ऑर्बिट, 6 लिगेंड होंगे। ml6 का केस होगा। ml6 का केस है। ठीक है, ml6 का केस है तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, ध्यान देना। जो इसका शेप है, ज्योमेट्री है, वो तो ऑक्टाहेड्रल होगी। ऑक्टाहेड्रल होगी, और होगी किस तरीके से? मेटल बीच में 6, देखो ये सब एक ही प्लेन में है। एल 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 एल, फोन के चारों कॉर्नरों पे एल रख दो, बीच में एम रख दो। ठीक है, अब की बारी क्या करना है? फोन के ऊपर से आपका आ रहा है ये वाला एल, और ये फोन के नीचे जाएगा, या लैपटॉप जो भी आपकी स्क्रीन में है। ठीक है, बस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको 3D में इमेज करो कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो किस तरीके से दिखेगा? ये जो है पूरा एक प्लेन में होगा। ये जो है एक प्लेन में होगा, आपको जिस इस तरीके से दिख रहा है। और जो ऊपर और नीचे वाले एल हैं वो इस प्लेन के ऊपर से आ रहा होगा एक, और एक नीचे से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स है, ये सारे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल के हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करेंगे। ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आपका लिगेंड कौन सा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। लिगेंड पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम पर। ठीक है, वो भी सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। तो यहाँ पर इसका देखें हम, इसका मैंने जो ये हम एग्जाम्पल ले रहे थे स्टार्टिंग से ही, ऊपर मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है वो तो बता दिया था। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ रहा था? D2sp3।
D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था, तो अभी मैंने क्या बताया, D2sp3 का ऑक्टाहेड्रल होगा। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। तो मुझे मैंने यहाँ से क्या चीज़ बता दी भाई, मैंने यहाँ से ये चीज़ बता दी कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है उसका ज्योमेट्री कैसे दिखेगी। उसकी ज्योमेट्री ऐसी दिखेगी, बीच में मेटल, चारों साइड लिगेंड, चारों प्लेन में लिगेंड, और एक लिगेंड ऊपर से और एक लिगेंड नीचे से। देखो कितनी आसानी से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के एक कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कुछ बता दे रहे हैं। पहले हमने बताया कि वो उस कॉम्प्लेक्स का मेटल आखिर लिगेंड के साथ ओवरलैपिंग से पहले क्या तैयारी करता है, क्या तैयारी करता है कि ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज्ड कर देता है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आके। देन हमने ये बताया कि लिगेंड कैसे आता है, लिगेंड आता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके। फिर वो ओवरलैपिंग कैसे करते हैं, वो ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आके, ठीक है। फिर ओवरलैपिंग के बाद जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा। तो वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री भी हमने देख ली, वो किस पर डिपेंड करती है, उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिपेंड करती है हमारी कि जो ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमने अलग अलग ज्योमेट्रीज भी देख ली हैं, ठीक है। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो लीगेंड है वो उन लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या रहती है। लिगेंड की स्ट्रेंथ का भी हमारा आगे देखोगे कि इनकी से साइज पर, सॉरी ज्योमेट्री पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके लिए पहले हमें लिगेंड की स्ट्रेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा कि लिगेंड की स्ट्रेंथ एक्चुअल में होती क्या है। लिगेंड की स्ट्रेंथ की बात करूंगी, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की स्ट्रेंथ के लिए डायरेक्टली एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दी गई है और उस सीरीज को आपने ध्यान रखना है, या फिर उस सीरीज में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्रुप्स होंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, उनका ध्यान रख लेना। वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि आपको इनको कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले मैं वीक लिगेंडों से स्टार्ट करूंगी। हमारा आई माइनस होता है वीक लिगेंड, देन बी आर माइनस होता है, उसके बाद सी एल माइनस होता है। ये सब वीक है और आगे इनके आगे को इनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड बनने की तरफ को जा रहे हैं। NH3 माइनस इससे स्ट्रॉन्ग होगा, F माइनस इससे स्ट्रॉन्ग होगा, यूरिया वाला कंपाउंड इससे भी स्ट्रॉन्ग होगा, OH माइनस इससे स्ट्रॉन्ग होगा, OX2 माइनस इससे स्ट्रॉन्ग है, H2O इससे स्ट्रॉन्ग है, N नाइट्रोजन वाले कंपाउंड आएंगे अब, GLY ग्लिसरेट है ये। फिर NH3 पेरिडिन, पेरिडिन के बाद है EN एथिलीन डायमीन, थाइलिन डायमीन के बाद है ऑर्थोफिनेंथ्रीन, उसके बाद है CH नहीं होगा, हाँ हाँ, CH माइनस, देन CN माइनस, और लास्ट में CO माइनस, ठीक है। अब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि इस तरफ को जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है, लिगेंड की स्ट्रेंथ या लिगेंड फील्ड जो हम बात करें वो बढ़ रही है, ठीक है। लिगेंड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जब हम पीछे की तरफ को जाएंगे, पीछे की तरफ को जाएंगे तो लिगेंड स्ट्रेंथ कम हो रही है, यानी कि ये वीक लिगेंड है। ये क्या है? वीक लिगेंड है। और नीचे जो हम इनकी बात कर रहे थे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। ये है लिगेंड की स्ट्रेंथ देखने के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, और जिनकी स्ट्रेंथ कम होगी वो हमारे वीक लिगेंड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए वीबीटी में, वो है आपका
फोर्थ तक हमने कर लिया था, फोर्थ में हमने ज्योमेट्रीज देखी थी। अब फिफ्थ देखेंगे। फिफ्थ आता है हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स आएगा, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा, उस कॉम्प्लेक्स में अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, तो वो जो कंपाउंड होगा वो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा मैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर उसमें कोई भी किसी भी तरीके का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसकी इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा दैट इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। ठीक है। तो यहाँ से यही चीज़ हमें पता चली कि जो एग्जाम्पल, सेम जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी को उसी में देख लेते हैं भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो यहाँ पे थे हम, यहाँ जैसे ही कंपाउंड आएगा, मुझे पता है अब, आई नो कि इसमें सी एन आएगा, इसमें सी एन आएगा, इसमें सी एन आएगा, यहाँ सी एन आएगा, यहाँ सी एन आएगा, यहाँ सी एन आएगा। यानी कि सी एन अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा, ये भी फिल होगा। इस तरीके से कंप्लीट फिल हो जाए, फिलिंग हो जाएगी। अब कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी तो क्या है, यहाँ पर किसी भी तरीके का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, ये आपका डायामैग्नेटिक है। अगर यहाँ पर किसी में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलता तो फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाता। तो यहाँ से समझ आ गया होगा कि कौन सा डायामैग्नेटिक रहेगा और कौन सा पैरामैग्नेटिक रहेगा। ठीक है। अब एक और चीज है कि अगर कंपाउंड या जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है, इफ कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के केस में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बनता है मैग्नेटिक मोमेंट का। तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। पैरामैग्नेटिक है, इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक स्पीड से अट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो उसको उस स्पीड को फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक होगा तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट। और उस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए, इस मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस कहते हैं। म्यू एस को निकालने के लिए फिर एक फॉर्मूला दिया है वीबीटी ने ही, एन एन प्लस टू। ये जो है बोर बोर मैग्नेटॉन में इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो n है, n जब आप देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको देखने को अगर मिलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। उस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए उस मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एन की जगह उसमें इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए, कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर पुट कर दीजिए और आपकी म्यू एस की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है। बाई चांस यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर म्यू एस क्या आएगा, म्यू एस आएगा 1 into 3। म्यू एस की वैल्यू आएगी √3, √3 आएगी। तो म्यू एस की एट लास्ट म्यू एस की वैल्यू 1.7 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है।
ये सिर्फ तब आप देखेंगे जब आपको पता चलेगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है दैट इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि उसी केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, तब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब आगे कॉन्सेप्ट आता है, अ, हमने जब हम कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे थे, तो जो ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स थे, दैट इज छठा फैक्टर, जो जो ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स थे, ध्यान देना, जो ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स थे उसमें हमने दो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। उसमें हमने दो हाइब्रिडाइजेशन क्या पढ़े, एक तो D2sp3, एक हमने पढ़ा sp3d2। ठीक है, D2sp3 कैसा केस है, ये इस तरीके का केस है, हमारा माना कोई n-1 d चल रहा है, फिर n का s आएगा, n का p आएगा, देन n का d आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे हुए होंगे, जैसे जो हमारा ऊपर एग्जाम्पल चल रहा था, दैट इज Fe(Cn)6-4, उसी को मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ से मुझे क्या इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या देखने को मिला था, कि जो हमारा डी है, 1 2 3 4 5 NS 1 2 3, मुझे यहाँ पे देखने को मिला था कि यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से पेयर हो गए थे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, अब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये मुझे पता है n-, ये हमारा यहाँ पर 3 का d था, 4 का s था, इसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, 4 का s था और 4 का p था। अब जब आप d देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे 4 चल रहा है ना, तो 4-1 का d पार्टिसिपेट कर रहा है, 4-1 का d मतलब 3 का d पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो ऑर्बिटल हैं जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्बिटल्स में पहले डी आ रहा है, यानी कि D2, देन एस आ रहा है, एस, फिर पी के 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बन रहा है, D2sp3, किसने पार्टिसिपेट किया है, अंदर की डी ने, तो जब अंदर की डी पार्टिसिपेट करते हैं तो डी पहले आता है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ और मुझे वहां पे क्या पता चले, मुझे यहाँ पे पता चले, जैसे मैंने निकिल का कोई ले लिया है, NiCl4 ले लेती हूँ मैं, Ni सॉरी NiS2O6 ले लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएं। NiH2O6, NiS2O6+2, तो इस केस में मुझे पता है कि निकिल D10 का केस होगा। ठीक है, तो ये जो 3D है, 3D 10 का केस होगा, तो 3D 10 के 10 भरे रहेंगे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे। फिर उसके बाद 4 का S वेकेंट है और 4 का P वेकेंट है, और एट लास्ट क्या आएगा, 4, 4 का D, वो भी हमारा वेकेंट है, 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आपको अब की बारी हाइब्रिडाइजेशन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी हमें 6 ऑर्बिटल चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स में 6 H2O हमने डालने हैं, तो क्या होगा, sp_d, sp3, और यहाँ के 2 D चाहिए होंगे, तब जाके हमारा 5 होगा। ठीक है, 2 3 2 5 और 1 6, sp3d2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो sp3d2 है उसमें हमें पहले हमें s देखने को मिला, और जो d है वो हमें पीछे के d देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको हम D2sp3 ना कर sp3d2 कहेंगे, क्योंकि D2 हमारे n वाले d पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ कौन सा d पार्टिसिपेट करता है, यहाँ d पार्टिसिपेट करता है n-1 का, और यहाँ पर d पार्टिसिपेट करता है n माइनस, सॉरी यहाँ पर n का d पार्टिसिपेट करे। ठीक है, अब
अगर यहाँ से ऑक्टाहेड्रल, दोनों तो ऑक्टाहेड्रल के केस है, तो अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आप इसको कहेंगे इनर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर D2 पीछे का पार्टिसिपेट करेगा तो हम उसको कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हमारा हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अगर अंदर के डी पार्टिसिपेट करे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बाहर के पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। दोनों ही केस होंगे ऑक्टाहेड्रल के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो इन एक और चीज है वो नेक्स्ट फैक्टर है, इसी में इधर इसी का कॉन्सेप्ट है तो यहीं पे बता देती हूँ मैं। नेक्स्ट फैक्टर है सेवंथ। वो क्या कहता है कि जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर इनर के डी है, अंदर के डी है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का हो गया, बाहर के डी है तो उनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आप हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। समझ गए। तो अब यहाँ से आते हैं, जो हमारे वीबीटी है, वीबीटी में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स के जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज होगी, इनको कैसे फाइंड करेंगे, उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखो, एक एग्जांपल तो हम जो फैक्टर्स हैं उनको पढ़ते हुए लेके ही आ रहे थे, FeCN6-4। पहले इसी को आप प्रॉपर देख लेते हैं। FeCN6-4 एग्जाम्पल चल रहे हैं हमारे। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज FeCN6-4। जो भी हमने जिस सीक्वेंस में पढ़ा है उसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी पड़ेगा हमने हमारे लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मेटल को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करा देना है। तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैंने यहाँ पर बता दी है ये चीज़ें। तो क्योंकि -1 इसका रहता है, 6 CN है तो -6 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा +2। देन अब Fe नॉर्मल Fe होता तो उसका क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। लेकिन ये जो Fe है, ये Fe में ना होकर जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तो हम Fe+2 की ही बात करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में तो ये Fe+2 की स्टेज में ही है। तो तब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, समझ गए। अब यहाँ पे मैं इनको ऑर्बिटल्स में दिखाऊं, तो सबसे पहले मुझे पता है मुझे 3D को इन्वॉल्व करना है, 4s को इन्वॉल्व करना है और 4p आएगा, देन 4d आएगा। तो 3D के ऑर्बिटल्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 5। ये 4s के हो गए, ये 4p के हो गए और यहाँ पे 4k d के बना देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम करेंगे जस्ट लाइक इसमें 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। अब हमें पता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड, देखो यहाँ पर जो CN है ना, अब इसका कॉन्सेप्ट देखो होता क्या है। जो ये CN है, इस CN की जब आप लिगेंड स्ट्रेंथ देखेंगे, लिगेंड स्ट्रेंथ हमने कहाँ देखी थी, CN- है ये।
देखो यहाँ पे देखो, इसकी जब लिगेंड स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की जब आप बात करेंगे, ध्यान देना, ये जो CN है, जब मैंने इसको केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा तो मुझे ये पता चला कि इट इज़ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यही काम है। देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर पेयर बना देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर पेयर बना देगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें क्या देखने को मिलेगा, रिजल्टेंट हमें ये देखने को मिलेगा कि जो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3D 4s 4p एंड 4D 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ये सब पेयर बना चुके हैं, क्यों क्यों, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, ठीक है। अब पेयर बन गया है तो बाकी अब क्या होगा, अब क्योंकि हमें पता है 6 लिगेंड है, वी नो की कितने लिगेंड है, वी नो की 6 लिगेंड हमारे पास प्रेजेंट है। 6 लिगेंड प्रेजेंट है तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने 6 लिगेंड के लिए 6 ऑर्बिटल को वेकेंट करना पड़ेगा, यानी कि 6 ऑर्बिटल मुझे खाली करने पड़ेंगे। तो 6 ऑर्बिटल मेरे पास कौन से खाली है, या 6 ऑर्बिटल कौन से मैं हाइब्रिडाइज करवाऊंगी, 2 ये हो गए, एक S का हो गया, 3 P के हो गए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा D2sp3। अब ये जो D2sp3 के आपके पास 6 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 ऑर्बिटल्स में अब हमारे पास CN जाएगा। इन 6 ऑर्बिटल्स में कौन जाएंगे, इन 6 ऑर्बिटल्स में आपके जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे CN। 6 के 6 ऑर्बिटलों को 6 CN हमारे पास प्रेजेंट है, तो 6 के 6 ऑर्बिटल्स को 6 CN हमारे लिगेंड डोनेट करेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट हमारा D2sp3 जो FeCN6-4 कॉम्प्लेक्स है वो हमारा बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, जो भी हमने स्टेप्स पढ़े थे उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके कॉम्प्लेक्स बना दिया है, क्योंकि हमें पता था ना, जैसे ये वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के कांटेक्ट में आएंगे तो ओवरलैप होकर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे, बस। अब यहाँ से पता क्या क्या चीज़ें चली, मुझे क्या क्या चीज़ें पता चली, यहाँ से मुझे किस किस प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, मुझे पता चला हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन आया D2sp3, ठीक है। अब D2sp3 पता चला तो मुझे से भी ज्योमेट्री भी पता चल गई। मुझे ज्योमेट्री क्या पता चली कि भाई D2sp3 है तो ऑफकोर्स ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। वो भी कौन सा ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि D अंदर वाला है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला। उसके बाद मुझे पता चला इसके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, सब के सब पेयर्ड है, देखो यहाँ भी पूरा इनने पेयरिंग ही कर रखी है, क्योंकि पूरा पेयर ही तो डोनेट करेंगे ये। और यहाँ भी सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ से पता चल गई। डायमैग्नेटिक होगा तो म्यू एस की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहाँ पर नहीं होगा। अब ज्योमेट्री बना के देख ले, ज्योमेट्री हमें ऑक्टाहेड्रल पता चल रही है तो बीच में हमारा एफ ही इस तरीके से होगा, और ऑक्टाहेड्रल हमने देख लिया था कैसा होता है। यह है हमारी ज्योमेट्री, ठीक है, जो कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। तो इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके एग्ज़ाम में आता है तो जो हमने स्टेप्स पढ़े थे उनको सीक्वेंस में फॉलो करके आप किसी भी कंपाउंड के लिए उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो अदर प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है हमारा दूसरा कंपाउंड मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लेटिनम NH3 होल 4 दैट इज। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेटिनम को उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन के लिए तैयार करेंगे। तो प्लेटिनम की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगी। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए वी नो एक्स, जो NH3 होता है न्यूट्रल होता है, तो आपकी बारी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो ही होगी, चाहे एक हो चार हो, ठीक है। इक्वल में दो, यानी कि प्लेटिनम जो है हमारा 2+, प्लेटिनम आपकी बारी जो सेंट्रल मेटल है वो हमारा 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब प्लेटिनम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। पहले प्लेटिनम का बता देती हूँ। प्लेटिनम जब आप देखेंगे, पेरियोडिक टेबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको दिखेगा कि प्लेटिनम कहाँ पर लाई कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो निकिल के जस्ट नीचे होता है। निकिल के बाद पैलेडियम आता है, देन प्लेटिनम आता है। तो निकिल का 3D8 4s2 होता है। तो हमारा जो उसके बाद निकिल है, फिर इसके बाद पैलेडियम है, पैलेडियम का 4D8 और 5s2 होगा। देन उसके बाद प्लेटिनम आता है, तो प्लेटिनम का 5D8 और 6s2 होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने निकाला है। अब उसके बाद प्लेटिनम के +2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये हमारा D8 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 6 के S में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 के P में 0 इलेक्ट्रॉन, 6 के D में 0 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है हमें, अब मैं यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना दूंगी। सबसे पहले मुझे 5 के D के ऑर्बिटल दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5, देन 6 के S के, फिर 6 के P और 6 के D। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका है 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं अगर NH3 की बात करूँ, यहाँ पर जो NH3 होता है, देखो NH3 खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो नहीं होता है, लेकिन प्लेटिनम जो होता है, क्योंकि वो 3D सीरीज का पार्ट नहीं है, तो 3D सीरीज के अलावा जितने भी मेटल हैं, 3D सीरीज के अलावा जितने भी मेटल हैं, वो सारे मेटल किसी भी लिगेंड के साथ, किसी भी लिगेंड के साथ, चाहे लिगेंड कैसा ही हो, किसी भी लिगेंड के साथ पेयरिंग शो करते हैं। चाहे लिगेंड कुछ भी हो, व्हाटएवर, हमें लिगेंड को फिर देखना ही नहीं है, तो यहाँ पर पेयरिंग शो करेंगे। अब पेयरिंग शो करेंगे तो मुझे क्या पता है, ये क्या हुआ, 1 2 3 4, ये यहाँ पे ये भी पेयरिंग शो करेगा, तो ये इधर से इधर चले जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, रिजल्टेंट होगा कि आगे के 4 पेयर्ड हो जाएंगे और पीछे का एक ही बचेगा, ठीक है। ये हो गया, और पीछे पी के 3 वैसे ही हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे देखो कितने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करवाएंगे, जितने लीगेंड है, तो लीगेंड कितने हैं, 4 है, तो मुझे 4 ही ऑर्बिटल चाहिए। एक ये हो गया, एक S का हो गया, और 2 P के हो गए। तो एक D का हो गया, एक S का हो गया, 2 P के हो गए, DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन मेरा आ रहा है DsP2। इन DsP2 के जो हमारे 4 ऑर्बिटल बनेंगे, इन चारों ऑर्बिटल में आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन। किसके, इन चारों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा NH3।
यहाँ पर भी NH3 क्योंकि 4 NH3 है तो चारों ऑर्बिटल को सेटिस्फाई कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन आ गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी, स्क्वायर प्लेनर होगी। और मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो सब के सब पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू 0 होगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका 0 है। अब DsP2 ज्योमेट्री बना के देखें तो बीच में हमारा है प्लेटिनम और NH3 हमारा कहाँ आएगा? DsP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा और स्क्वायर प्लेनर के केस में इस तरीके की ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा PTNS3 था उसका जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होगा। नाउ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज अगला एग्जांपल है मेरा ZnNH3 होल 4+2। ZnNH3 होल 4+2। अब इसका देखो, पहला काम हमारा Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जो अमोनिया है उस न्यूट्रल होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। इक्वल के बाद आता है जो हमारा यहाँ पे चार्ज है तो कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चला कि X जो है +2 है, यानी कि जो यहाँ पे जिंक है वो जिंक +2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। देन अब मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ जिंक का देखूं तो मुझे पता है जिंक का सीधा लिख लेते हैं। जिंक का मुझे पता है 3D10 होगा, 4s2 होगा, 4p0 एंड 4d0। Zn+2 की बात करेंगे तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D10 और 4s0 हो जाएगा और 4p भी 0, 4d भी हमारा 0 ही रहेगा। नाउ इसका जो ऑर्बिटल्स है उनको ड्रॉ कर लेते हैं। 4s, 4p, 1 2 3 4 5, 3d, 4s, 4p, 4d। ठीक है, 3d में 10 है, ये लो सब भर दिए हैं। बाकी अब क्या होगा कि मुझे पता है मेरे पास 4 लिगेंड है, 4 लिगेंड है तो मुझे 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे? ये देखो, यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं होगी वो तो देखना ही नहीं है क्योंकि पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी तो हम वहाँ पे पेयरिंग का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पेयरिंग का कॉन्सेप्ट तो देखना बनता नहीं है। ठीक है, देन क्या पता चला मुझे यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं, इससे मेरा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ रहा है sp3। sp3 के मेरे 4 ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3 4 और इन चारों ऑर्बिटल में आएंगे NH3। चारों ऑर्बिटल्स में आपको देखने को मिलेंगे NH3। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या क्या पता चला? यहाँ से मुझे ये पता चला कि जो ये कंपाउंड है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हमारा निकल के आ रहा है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री निकल के आएगी टेट्राहेड्रल। उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर देखूंगी मैं। मैग्नेटिक बिहेवियर क्योंकि सारे पेयर्ड है तो मैग्नेटिक बिहेवियर आएगा डायामैग्नेटिक।
म्यू एस की वैल्यू देखेंगे 0 आएगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ज्योमेट्री बनाकर देख ले, ज्योमेट्री बनाकर देख लेते हैं। अ, जो जिंक है वो मेटल है तो बीच में आएगा, NH3 ऊपर और चारों साइड में NH3। ये पीछे की साइड वाला NH3 है, या आगे की साइड वाला NH3। ये ये पीछे की साइड को है। ठीक है, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ZnNH3 होल 4+2 का। ठीक है, यहाँ से सॉरी Zn, हाँ जिंक के टेट्रा अमोनियम के साथ। नाउ अगला है CO, कोबाल्ट का है। कंपाउंड है मेरा CONH3 होल 6Cl3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा है, सबसे पहला काम है जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो भैया। X NH3 का 0 हो जाएगा, चाहे 6 भी है तब भी 0 ही रहेगा। इक्वल, देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको मैं अगर थोड़ा सा ब्रेक करने का ट्राई करूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर पाऊंगी, क्योंकि ये जो पार्ट है यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन प्रेजेंट हैं, तो इसके ऊपर +3 आपको देखने को मिलेगा, और प्लस जो 3Cl है वो माइनस, 3Cl यहाँ पर क्या है, माइनस के हैं। Cl3 आपको देखने को मिल रहा है, 3Cl माइनस के हैं, इसका मतलब यहाँ पर 3+ पहले प्रेजेंट रहा होगा, उन 3+ को सेटिस्फाई करने के लिए 3Cl आए हैं। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको इजी वे में निकालना है तो ऐसे ही कर लेते हैं, चलो और सिंपल पड़ जाएगा हमें। हमने इसका देख लिया, इसके लिए x ले लिया, इसका 0 आ गया, फिर हमने किसका प्लस करना पड़ेगा, Cl का। Cl का होता है, Cl के ऊपर -1 चार्ज रहता है, तो -1 एक Cl के लिए हो गया, 3Cl के लिए -3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 हो गया। ठीक है, और जो चार्ज है अभी कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ पर हमारा 0 चार्ज हो जाएगा। और इस केस में देखोगे तो Cl पहले ही साइड कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर आप देखोगे कि x इक्वल +3 आ जाएगा, और यहाँ भी x इक्वल हमारा क्या आएगा, ये 0 हो गया, ये -3 हो गया, इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो क्या पता चला कि जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कोबाल्ट की खुद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो 3D कोबाल्ट को पहले कोबाल्ट आता है तो हमारा इसका 3D7 का केस होता है, कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। हाँ, 3D7 4s2, 3D7 4s2 और 4p0 4d0। कोबाल्ट +3 में डालो, कोबाल्ट +3 में क्या आएगा, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से, तो बचेगा 3D6 4s0 4p0 4d0। बस इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3, और 1 2 3 4 5, 3D4S4P4D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान ये देना, जो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट अगर +3 में है तो इसके जो मैक्सिमम, कोबाल्ट अगर +3 में है तो यहाँ पर जो NH3 है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पर NH3 हमारा बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो पियरिंग पॉसिबल होगी, पियरिंग।
पॉसिबल, पेयरिंग पॉसिबल होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 3D में, उसके बाद 4s में 0, 4p में 0 और 4d तो अब ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मे भी पड़ जाए। चलो देखो अब यहाँ पे एक बचता क्या है। ध्यान देना, हल्का सा स्पेस ले लेते हैं। मुझे पता है 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंडों के लिए 6 ऑर्बिटल खाली करने पड़ेंगे। 2 ये हो गए, 1s का हो गया, 3p का हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है आपका D2, आगे के D2 है D2sp3, ठीक है। D2sp3 आ रहे हैं और D2sp3 में हमारे 6 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। इन 6 ऑर्बिटल्स में आपके क्या जाएंगे? इन 6 ऑर्बिटल में 6 NH3 जाएंगे, 1 NH3 2 NH3 3 4 5 6 NH3, 6 के 6 ऑर्बिटल में चले जाएंगे। रिजल्टेंट यहाँ से हमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन आएगा एस D2sp3। और हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री की जब बात करोगे तो ऑक्टाहेड्रल आएगा। ऑक्टाहेड्रल भी कैसा? इनर वाला। क्यों? क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। देन मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ भाई। डायमैग्नेटिक ही है, डायमैग्नेटिक ही है। अब एट लास्ट जो हम देखते हैं वो हमारा स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री बनाकर देखते हैं। तो ज्योमेट्री की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करूं, कोबाल्ट आएगा। ऑक्टाहेड्रल कैसे होता है? ऑक्टाहेड्रल में पहले जो 4 लिगेंड होंगे वो प्लेन में होंगे और 2 लिगेंड ऊपर और नीचे से आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की इसकी ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ये कॉम्प्लेक्स है CONH3Cl3। ओके, तो अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी की। वीबीटी हमारा कंप्लीट होता है इसी के साथ। जो भी इनके अलावा भी अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चंस आता है जिसकी कोई भी प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आप ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे जो भी चीज़ें आपसे पूछी होंगी। नाउ लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, वीबीटी के लिमिटेशन की बात करें। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के लिमिटेशन की बात करूं तो सबसे पहले वीबीटी जो है कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स को नहीं बता पाता है, पहली लिमिटेशन है। जो वीबीटी है वो हमारे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक्स को बता पाने में एबल नहीं है, ठीक है। जो भी इसकी काइनेटिक्स होती है इनको डिफाइन करने में फेल हो जाता है, इनको डिफाइन करने में फेल हो गई, ठीक है। काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? काइनेटिक्स मीन्स यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब है, अगर एक कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स है ए, एक कॉम्प्लेक्स है ए एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स है बी, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो कॉम्प्लेक्स ए है ये कितना रिएक्टिव है और जो कॉम्प्लेक्स बी है ये कितना रिएक्टिव है।
रिएक्टिविटी अगर देखें तो मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स ए की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स बी की रिएक्टिविटी कम है, यानी कि ये रिएक्शन जल्दी देगा और ये रिएक्शन धीरे से देगा। वो आती है काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स में मतलब कि कौन कितना स्पीडली रिएक्शन देगा। तो वो जो कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स जल्दी रिएक्शन दे रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है, उस कॉम्प्लेक्स को जो वीबीटी है वो नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसी कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी कम है। इसको बता पाने में वीबीटी फेल हो गया। ठीक है, ये तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकंड लिमिटेशन, जो वीबीटी है वो कॉम्प्लेक्स के कलर को बताने में भी फेल हो गया। कोई कॉम्प्लेक्स है उसका कलर क्या होगा ये वीबीटी नहीं बता पाता है, इसको बता पाने में भी वीबीटी फेल हो गया। ठीक है, थर्ड है जो वीबीटी है, जो हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी किसकी, लिगेंड की। लिगेंड्स की हमने एक सीरीज देखी थी, आपको पता होगा अभी जिस टाइम, मतलब थर्ड फोर्थ पॉइंट के बाद, जब हम फैक्टर पढ़ रहे थे तो फोर्थ पॉइंट के बाद हमने लिगेंड की एक सीरीज देखी थी जिसमें हमने वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की बात की थी। तो वीबीटी जो है इस सीरीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया। सीरीज को जस्टिफाई नहीं कर पाया कहने का मतलब है वो ये नहीं बता पाया कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग अगर किसी लिगेंड को कह रहे हैं तो किस बेसिस पे इसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे, या किसी को वीक कह रहे हैं तो किस बेसिस पे इसको वीक कहेंगे, वो वीबीटी नहीं बता पाया। ठीक है, तो वीबीटी हमारा नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों है या कोई लिगेंड वीक क्यों है। ये वीबीटी की थर्ड लिमिटेशन होगी। और वीबीटी की फोर्थ लिमिटेशन की मैं अगर बात करूं, वीबीटी की फोर्थ लिमिटेशन है ये इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन को नहीं बता पाता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस में। लाइक एक एग्जांपल है CuNH3, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज है यहाँ पर हमारा +2। इस कॉम्प्लेक्स की मैं अगर बात करूंगी तो पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेंगे। X+0 = ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 हो गई, यानी कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो नॉर्मली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉपर के बाद आता है आपका जिंक, इसका मतलब D10 का केस है। D10 4s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4p0 रहेगा और 4d भी 0 रहेगा। ठीक है, देन क्योंकि ये कॉपर 2+ में यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो हमारा D9 आ जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा और 4d0 हो जाएगा। ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 S 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर पर ना रहकर यहाँ से एक्साइटेड होकर इधर चले जाता है, और एक्साइटेशन के बाद कुछ इस तरीके के ऑर्बिटल्स में हमें इस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। ये 3d 4s 4p 4d 2 3 4 5 1 2 3d 4s 4p होगा क्या, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। इस केस की बात करें पर्टिकुलर, इस केस में ये कुछ एक्सेप्शन वाले केस में है जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद ये बचेंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बाकी DsP2 आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, तो ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। और
मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यहाँ, तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होगा तो कुछ म्यू एस की वैल्यू होगी, म्यू एस की वैल्यू होती है n+2। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर एक है, तो म्यू एस की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 1, 1+2 यानी कि रूट थ्री यानी कि 1.7, यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू आपको देखने को मिलती है। नाउ स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देती हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं। कॉपर स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर प्लेनर एक ही प्लेन में सारे लिगेंड आ जाएंगे। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन जो फोकस करने वाली चीज है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हुआ है और ये एक्साइटेड होकर पी में चले गया है, इस एक्साइटेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये चीज क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इसको जस्टिफाई नहीं कर पाया वीबीटी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है, वो है क्रोमियम H2O होल 6+2। ये दोनों आपको किस केस में देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। वही दोनों केस है, क्रोमियम वाला केस है, कॉपर वाला केस, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है और इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन को भी वीबीटी जस्टिफाई नहीं कर पाया, ये वीबीटी की एक लिमिटेशन हो गई, ठीक है। देन फिफ्थ एंड लास्ट लिमिटेशन क्या है वीबीटी की, वीबीटी जो है मैग्नेटिक मोमेंट, हमने यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की थी। मैग्नेटिक मोमेंट की हमने बात की थी, फिफ्थ नंबर का है मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें जो हमने इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट देखा था वो क्या था, म्यू एस इक्वल √n+2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि म्यू एस की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्चुअल में हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, म्यू एस की जो वैल्यू है, कभी कभी एक्चुअल जो मैग्नेटिक मोमेंट है उससे ज़्यादा हो जाती है, सॉरी एक्चुअल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू म्यू एस से ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी ये सीन आपको देखने को मिलता है जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है उनमें। तो इस सीन का रीजन होता है, ये जो वेरिएशन है ये क्यों आता है, तो यहाँ पर रीजन रहता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होता क्या है, ध्यान से सुनना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है, इस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो अब जो पहले म्यू एस जितना था, अब वो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उस म्यू एस से तो ज़्यादा ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि उस वीबीटी ने तो ये कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट यहीं से निकल जाएगा, लेकिन बाद में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू वेरी करती है। इस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन को वीबीटी जस्टिफाई नहीं कर पाया, वीबीटी इसको नहीं बता पाया, और ये इस वजह से ये जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का इसमें एक्सप्लेनेशन है वो ना दे पाने की वजह से ये भी वीबीटी की वन ऑफ द लिमिटेशन बन गई, ठीक है। तो इतनी ही है वीबीटी की लिमिटेशन। यहाँ पर हमारा वीबीटी जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो एंड होता है।
आगे की जो वीडियोस हैं उनमें हम आगे के चैप्टर कैरी ऑन करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। बाय। थैंक यू सो मच।